का स्वागत है। चलिए बात करते हैं हिंदी पेडागोजी के 18 प्रश्न पे, जिसमें से आप लोगों का टारगेट रखा गया है 13 प्रश्न। देखते हैं आज आप लोग कितने प्रश्नों को सही करते हैं। 13 करना है 18 में से, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि भाषा के कौशल हैं। पूछ रहा है कि भाषा के कौन कौन से कौशल हैं। तो पहला कह रहा है कि सुनना, बोलना, लिखना, समझना। और दूसरा कह रहा है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और तीसरा कह रहा है कि बोलना, लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना। और चौथा कह रहा है कि बोलना, सुनना, लिखना और देखना। तो जल्दी से बताइए हमारा आंसर क्या होगा। पहले का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग बता दीजिए। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, लाइक कर दीजिए और सभी लोग एक साथ आ जाइए। तो हमारे पहले का आंसर होगा दूसरा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कि दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। एक आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है। तो पहला है व्याकरण का ज्ञान होना। दूसरा कह रहा है कि हिंदी साहित्य का ज्ञान होना। और तीसरा कह रहा है कि शुद्ध उच्चारण करना। और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बता दीजिए दूसरे का क्या होगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करिए। तो हमारा दूसरे का आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए बारी बारी से देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि व्याकरण का ज्ञान होना। एक शिक्षक के लिए व्याकरण का अत्यंत ज्ञान आवश्यक है। दूसरा हिंदी साहित्य का ज्ञान, यानी हिंदी साहित्य का भी एक शिक्षक के अंदर गुण होना चाहिए। और दूसरा शुद्ध उच्चारण है, यानी पढ़ाते समय हमेशा हर एक वर्ड पे शुद्धता होनी चाहिए। इसी आधार पे हमारा चौथा सही है। तो दूसरे का हमारा चौथा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। कह रहा है कि भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या होना चाहिए या क्या होता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या कह रहा है। पहला कह रहा है हमारा कि विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देना। और दूसरा कह रहा है कि भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल देना। और तीसरा कह रहा है अध्यापक का एकालाप होना। और चौथा कह रहा है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रचुर उपयोग करना। तो चलिए देखते हैं चारों के बारे बारे देख लेते हैं। तीनों तीसरे प्रश्न का पहला कह रहा है जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें भाषा शिक्षण सीखने के लिए एक आदर्श वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें वो आसानी से सीख सकें। दूसरा कह रहा है भाषागत शुद्धता पर बल देना चाहिए, यानी जो शिक्षक होते हैं उन्हें बालकों के भाषा शुद्धता पर अधिक बल देना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि अध्यापक का एकालाप होना, यानी सिर्फ अध्यापक पढ़ाते रहें, किसी भी विशेष ध्यान न दें। और तीसरा कह रहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रचुर उपयोग, यानी सभी का प्रचुर उपयोग करना। इस आधार पर हमारा देखते हैं पहला हमारा सही होगा। तीसरे का विद्यार्थियों को भरपूर वातावरण उपयुक्त करना, अभिव्यक्ति की भरपूर अवसर देना। चलिए चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। कह रहा है काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है। कह रहा है कि काव्य शिक्षण का उद्देश्य हमारा क्या है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला कह रहा है कि शिक्षण विशेष में प्रयोग होने वाले चिन्हों से परिचित कराना। और दूसरा कह रहा है व्याकरणीय नियमों की जानकारी देना। और तीसरा कह रहा है कि संगीत कला में निपुण बनाना। और चौथा कह रहा है रसानुभूति एवं आनंद भूति कराना। तो जल्दी से बताइए चौथे का आंसर क्या होगा हमारा। जल्दी से बता दीजिए चौथे का आंसर क्या होगा हमारे। देखते हैं क्या होता है चौथे का हमारा क्या आंसर है। तो चौथे का हमारा आंसर होगा हमारा चौथा, रसानुभूति एवं आनंद भूति कराना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। देखते हैं पाँचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पाँचवा प्रश्न हमारा कह रहा है कि विद्यालय के बाहर का जीवन, वहाँ प्राप्त ज्ञान, अनुभव भाषा सीखने के लिए प्रेरणा देता है। कह रहा है कि विद्यालय के बाहर का जो जीवन है वहाँ से प्राप्त ज्ञान जो होता है भाषा सीखने के लिए प्रेरणा देता है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। दूसरा कह रहा है कि लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है। तीसरा कह रहा है समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। और चौथा कह रहा है तुरंत व्याकरणीय नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो पाँचवें का आंसर सभी लोग बताइए जल्दी से बताइए कि पाँचवें का आंसर क्या होगा। तो पाँचवें का आंसर होगा हमारा तीसरा, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। क्योंकि बालक जो होता है अपनी परिवेश से जो सीख कर आता है विद्यालय में, उसी से अगर सिखाया जाए, उसी से मेलजोल खिलाया जाए, तो पढ़ाया जाए, उसी की भाषा में पढ़ाया जाए, तो इससे बालक अधिक अनुभव सीखता है, उससे प्रेरणा मिलती है। तो इस आधार पर हमारा तीसरा सही है। लाइक कर दीजिए सभी लोग जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, और सभी लोग कमेंट करते जाइए, उत्तर बताते जाइए। तो छठे देखते हैं हमारा छठा क्या कर रहा है। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, कह रहा है कि भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है। तो हमारा पहला है
भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, यानी भाषा का शिक्षक को पूर्ण ज्ञान हो। दूसरा कह रहा है भाषा शिक्षक बच्चों के उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। और तीसरा कह रहा है भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। और चौथा कह रहा है स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, यानी कह रहा है चौथा कि जो शिक्षक की भाषा होती है वो अधिक प्रभावी हो। तो देखते हैं क्या कह रहा है हमारा, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा छठे का हमारा चौथा, भाषा स्वयं शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, यानी भाषा जो शिक्षक पढ़ाता है उसकी भाषा में एक बल हो। पढ़ाते समय जो बालक होते हैं वो कंसेप्ट हो, यानी बालक शिक्षक से साथ संपर्क में बने रहें और उनकी बातों को अच्छे से सुने। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 7वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। व्याकरण शिक्षण के आगमन विधि की विशेषता क्या है। कह रहा है व्याकरण की जो शिक्षण विधि है उसकी आगमन विधि की विशेषता क्या है। पहला है पहले नियम बताता है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि जो होता है पहले नियम बताता है। दूसरा बता रहा है कि पहले नियम का विश्लेषण करता है। और तीसरा कह रहा है कि पहले मनोरंजन गतिविधि कराना चाहिए। और चौथा कह रहा है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो जल्दी से बताइए 7वें का आंसर हमारा क्या होगा। 7वें का आंसर बताइए जल्दी से। तो 7वें का आंसर होगा हमारा चौथा, पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है। एक नियम होता है कि आगमन विधि, आगमन का अर्थ होता है उदाहरण की ओर, उदाहरण से। और एक होता है निगमन जिसका अर्थ होता है नियम से चलना, यानी नियम से और चलना। लेकिन जो नियम वाली जो निगमन विधि का प्रयोग होता है वो गणित में प्रयोग होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर अपने आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संबंध में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संबंध में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहला है हमारा निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना। दूसरा कह रहा है परीक्षा का आयोजन करना। और चौथा कह रहा है हमारा पाठ्यचर्या सामग्री क्रियाओं का आयोजन करना। और चौथा कह रहा है हमारा कि भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। तो जल्दी से बताइए 8वें का आंसर क्या होगा। 8वें का आंसर बताइए कि क्या कह रहा है कि निर्धारित पाठ प्रश्नों को पूरा करना, दूसरा परीक्षा का आयोजन करना, तीसरा पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, और चौथा कह रहा है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। चलिए बताइए आंसर जल्दी। 8वें का आंसर क्या होगा। 8वें का आंसर होगा हमारा चौथा होगा भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी से। 8वें का हमारा आंसर होगा भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्राप्त करना। चलिए 9वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है कि विद्यालयों का भाषाई विकास समग्रता, यानी भाषाई विकास की समग्रता से जो हो सके उसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। यानी कह रहा विद्यार्थियों का जो भाषा विकास करने की समग्रता होती है शिक्षक के लिए वो सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी। तो पहला कह रहा है कि निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, दूसरा कह रहा है परीक्षा का आयोजन करना, और तीसरा कह रहा है कि पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, और चौथा कह रहा है कि भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। तो हमारा आंसर होगा 9वें का यही भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। तो चलिए 10वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के बोलने सीखने संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कह रहा है बच्चे जो बोलते हैं उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, जो बोलते हैं सीखते हैं उसके संदर्भ में कौन सा सही है। तो पहला हमारा कह रहा है सभी बच्चों के बोलने सीखने की गति एक समान होती है। कह रहा है कि जो बालक होते हैं विभिन्न जगहों से आते हैं, विभिन्न वातावरण से जो बालक विद्यालय में आते हैं उनकी जो सीखने की बोलने की गति होती है एक समान होती है। और दूसरा कह रहा है बड़े परिवार के बच्चों के बोलने सीखने की गति तेज होती है। यहाँ कह रहा है बड़े परिवार सीखने की गति तेज होती है। और यहाँ कह रहा है तीसरे निर्धन परिवार की बोलने की गति धीमी होती है, सीखने की गति। और चौथा कह रहा है कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख लेते हैं। तो जल्दी से बताइए 10वें का, ये सभी लोगों को बताना है 10वें का आंसर, सभी लोगों को बताना है 10वें का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें और लाइक कर लें। तो हमारा 10वें का आंसर होगा चौथा, कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर, यानी बालक जो होते हैं उनके कहने के लिए प्रेरित करना, सुनने के लिए प्रेरित करना, इससे अवसर मिलने पर बालक जो होता है सरलता से सीख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि पहला कह रहा है कि बच्चों को बोलने सीखने की एक समान होती है। विभिन्न जगहों से विभिन्न राज्यों से आए हुए एक बालक विद्यालय में जब पढ़ते हैं
वातावरण से आए हुए अलग अलग पढ़ते हैं, उनके परिवेश से आके, तो एक समान कैसे हो सकती है? उनकी बोलने की और सीखने की गति धीमी और तेज हो सकती है। और कह रहा है कि बड़े परिवार से यहाँ से मतलब है कि धनी परिवार से जो बालक आते हैं वो अच्छे से सीखते हैं, ये कहाँ के नियम है। और कह रहा है कि तीसरा, निर्धन परिवार से जो बालक आते हैं वो सीख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं अच्छे से। तो इसका हमारा आंसर होगा काप, चौथा। तो 10वें का आंसर बताइए। तो 10वें का आंसर होगा हमारा चौथा। 10वें का आंसर होगा हमारा चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है कि 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी बच्चे जो बोलते हैं उसके कथन में कौन सा सही है, संदर्भ सही है। तो पहला कह रहा है हमारा कि बच्चे को सुनने और बोलने से अधिक अवसर देने चाहिए, यानी बच्चे जो होते हैं उनको सुनने और बोलने के अधिक अवसर देने चाहिए। और 11वां कह रहा है कि अपनी भाषा के इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए। और तीसरा कह रहा है सभी बच्चों को बोलने एवं सुनने के लिए गति समान देना चाहिए, यानी गति समान होनी चाहिए। और चौथा कह रहा है कि बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत करना चाहिए। तो इसका आंसर बताइए 11वें का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा 11वें का, जल्दी से बताइए 11वें का आंसर क्या होगा। तो 11वें का हमारा आंसर जल्दी से बताइए। 11वें का आंसर होगा हमारा पहला, बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक अवसर देने चाहिए। तो चलिए 12वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 12वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के इतर भिन्न यानी जो पाठ्य पुस्तक है उससे अधिक भिन्न प्रकार के बाल साहित्य करने के लिए प्रोत्साहन करती है। यानी जो पढ़ाया जा रहा है कक्षा 3 के बालकों को, उसमें जो पुस्तकों में लिखा गया है उससे नाटक से संबंधित जोड़ के पाठ्यक्रमों को करने के लिए प्रोत्साहन करती है। तो पहला है बाल साहित्य के प्रकाशनों के बारे में जान सके, और दूसरा है तरह तरह के विधाओं से परिचित हो सके, और तीसरा कह रहा है कि विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जानने के लिए, और चौथा कह रहा है अपनी पाठ्य क्षमता बढ़ा सके। तो जल्दी से बताइए कि 12वें का आंसर हमारा क्या होगा। 12वें का आंसर जल्दी से बताइए। तो हमारा 12वें का आंसर होगा चौथा, अपनी पठन क्षमता को बढ़ा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट करते जाइए और लाइक और शेयर जल्दी कर दीजिए, जिन लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी वो कर लें। तो चलिए देखते हैं हमारा 13वां क्या कह रहा है कि मुहावरे और लोकोक्तियों सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी जो मुहावरे हैं और लोकोक्तियाँ हैं उन्हें सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा है कोश से मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ देखना, और दूसरा कह रहा है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना, और तीसरा कह रहा है मुहावरे एवं लोकोक्तियों को सुनिश्चित प्रयोग करना, यानी उनका अच्छे से प्रयोग करना, और चौथा कह रहा है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ बताना। तो जल्दी से बताइए 13वें का आंसर हमारा क्या होगा। 13वें का आंसर हमारा होगा तीसरा मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुनिश्चित प्रयोग करना, यानी उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, वाक्य प्रयोग कैसे किया जाता है, व्याख्या कैसे किया जाता है। 13वें का हमारा तीसरा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न है कि गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कह रहा है कि गृह कार्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है। छात्रों के लिए गृह कार्य जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो पहला कह रहा है कि छात्र को घर पर व्यस्त रखना, दूसरा कह रहा है कि पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, और तीसरा कह रहा है सुलेख की योग्यता का विकास करना, और चौथा कह रहा है संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो जल्दी से बताइए 14वें का आंसर हमारा क्या होगा। 14वें का जल्दी से बताइए कि 14वें का आंसर क्या होगा हमारा। 14वें का पहला कह रहा है, देख लेते हैं एक बार बारी बारी से। 14वें का कह रहा है छात्र को व्यस्त रखना, यानी गृह कार्य का जो उद्देश्य होता है छात्रों को जो होता है घर पे व्यस्त रखने के लिए, ताकि वो इधर उधर ना जा पाए ना खेल पाएँ। और दूसरा कह रहा है कि पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर मिले, यानी जो विद्यालय में पढ़ाया गया है उसी से संबंधित गृह कार्य दिए जाए, जो बालक अपने घर पे जाके उसका सुनिश्चित से प्रयोग कर सके, उसे दोहरा सके। और तीसरा कह रहा है सुलेख की योग्यता, यानी लिखने की बात कर रहा है, राइटिंग की बात कर रहा है कि गृह कार्य से उनकी राइटिंग सही होगी। और चौथा कह रहा है संबंधित पाठ में रुचि, यानी जो पाठ पढ़ाया गया है उसमें रुचि उत्पन्न करें। तो इसका आंसर हमारा होगा दूसरा। पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर मिलना, यानी दोहराया जाएगा अगर पढ़ाया जाएगा दोहराया जाएगा अवसर मिलेगा तो उन्हें अच्छी से वो पाठ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है 15वां प्रश्न।
कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम, यानी प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षा का माध्यम होता है वो होना चाहिए, क्योंकि इस भाषा से बच्चों की मस्तिष्क से सबसे अधिक क्रियाशील होती है। यानी प्राथमिक स्तर पर जो भाषा पढ़ाई संप्रेषण की जो माध्यम होता है, बोलने की जो माध्यम होती है, उसे किस माध्यम से पढ़ाया जाए कि उनके मस्तिष्क जो होते हैं क्रियाशील हो जाएं। तो पहला है हमारा कि मातृभाषा, दूसरा है प्रदेश की भाषा, तीसरा है हिंदी और चौथा है अंग्रेजी। तो जल्दी से बताइए 15वें का आंसर हमारा क्या होगा? 15वें का आंसर क्या होगा हमारा? 15वें का आंसर होगा हमारा पहला। सभी लोग आंसर बताते जाइएगा 15वें का, सभी लोग कमेंट करिए। और जिन लोगों ने लाइक अभी नहीं, लाइक बहुत कम ही मिले हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इसमें कह रहा है कि मातृभाषा, पहला है मातृभाषा। चलिए देख लेते हैं चारों को बारी बारी से। अंग्रेजी, अंग्रेजी की बात कर रहा है कि जो हमारे परिवेश में बोली जाती है, तो हमारे परिवेश में अधिकतर अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। ये इसका प्रयोग अधिकतर विद्यालयों में ही होती है। और हिंदी, हिंदी तो बोली जाती है, लेकिन हमारी मातृभाषा के तो जो होता है वो घरेलू, यानी हमारे परिवार में जो बोली जाती है उस भाषा का प्रयोग करने की बात कर रहा है। परदेसी भाषा, यानी हमारे प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है, जैसे कहीं हिंदी हो गई, कहीं भोजपुरी हो गई, कहीं अवधी हो गई, कहीं कन्नड़ हो गई, कहीं मलयालम हो गई, इस भाषा का रहा है। तो भाषा यानी प्राथमिक स्तर पे जो होती है बालक को सिखाने के लिए उसकी मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 16वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो सकती है जब, यानी भाषा कक्षा में जो जो प्रदर्शनी सामग्री होती है वो तब सजावटी हो सकती है जब बच्चों को अनिवार्यतः कोई मूल्य न सिखा सकें। यानी जो प्रदर्शनी सामग्री है, जो पढ़ने की योग्य सामग्रियाँ हैं, वो कोई मूल्य नहीं होती जब बच्चों की अनिवार्यता, यानी उनसे कोई मूल्य न रह जाए। और दूसरा कह रहा है कि वह सामग्री पाठ्य पुस्तक की न हो, यानी जो सामग्री केवल सजावटी के तौर पर रखी गई है, यानी विद्यालय में रखी गई हैं, वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित न हो, तब वो सामग्री सजावटी लगती है। और दूसरा है कि बच्चे उसे आते जाते देखें। और चौथा है बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में जब उसका उपयोग नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 16वें का आंसर हमारा बता दीजिए जल्दी से। 16वें का आंसर हमारा क्या होगा? 16वें का आंसर होगा हमारा चौथा, बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में जब उसका उपयोग नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 17वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि, यानी जो हिंदी भाषा के शिक्षक हैं उनको ये स्वीकार करना चाहिए कि पहला है कि गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न दें। वे ध्यान न देने से वो सुधर जाते हैं, यानी जो बालक की गलतियाँ उसे वे बिल्कुल ध्यान नहीं देने से वो सुधर जाते हैं। और दूसरा कह रहा है बच्चों को उनकी गलतियाँ समझना भाषा विकास में बाधा होती है। यानी जो बच्चे होते हैं विद्यालय में जो गलतियाँ करते हैं उसे समझने से उनकी भाषा विकास में बाधा उत्पन्न होती है। और तीसरा कह रहा है कि बच्चों को भाषा सीखना ज़रूरी नहीं है, कह रहा है कि विद्यालय में भाषा सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है। और चौथा है गलतियाँ सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, कह रहा है कि जो गलतियाँ होती हैं ये सीखने सिखाने की अभिन्न अंग होती है। बालक जो होते हैं गलतियाँ करके ही सीखते हैं। तो 17वें का आंसर बताइए। तो 17वें का आंसर होगा हमारा चौथा। चलिए 18वें प्रश्न की और अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों के लिए छोड़ा गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं जन भाषा से तात्पर्य उस भाषा से है, यानी जो जन भाषा होती है जो हमारे आसपास बोली जाती हैं या हमारे क्षेत्र में जो बोली जाती हैं उसका तात्पर्य किस भाषा से है। पहला है जिसे किसी देश के सभी व्यक्ति जानते हो, कह रहा है कि जन भाषा का तात्पर्य किससे है। पहला कह रहा है कि जिसे किसी देश के सभी व्यक्ति जानते हैं, यानी कोई देश है उसकी भाषा जो है उसे सभी लोग जानते हैं। और दूसरा कह रहा है कि जिसके माध्यम से जन संचार किया जाता है, यानी जिसके माध्यम से हम भाषण देते हैं, लोगों तक अपनी बातों को पहुँचाते हैं, उसे कह रहा है। और तीसरा कह रहा है कि जिसके माध्यम से देश के सभी व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करते हैं, यानी जो भाषा होती है उसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संपर्क करता है। और चौथा कह रहा है जिसके माध्यम से देश के अधिकतर व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करते हैं। तो जल्दी से बताइए 18वें का आंसर क्या होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं 18वें का बारी बारी से। कह रहा है कि जिसे किसी देश के सभी व्यक्ति जानते हैं, जन भाषा का तात्पर्य उससे है जिसे देश के सभी व्यक्ति जानते हैं। दूसरा कह रहा है जिसके माध्यम से जन प्रचार होता है। और तीसरा कह रहा है जिसके माध्यम से सभी व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। और चौथा कह रहा है जिसके माध्यम से देश के अधिकतर व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, यानी अधिक से अधिक वो भाषा जिससे सभी व्यक्ति जुड़े होते हैं। तो ये था हमारा आज का
18 प्रश्न जो महत्वपूर्ण थे पेडागोजी हिंदी के। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये आज की पेडागोजी हिंदी के 18 प्रश्न अच्छे लगे होंगे। इसमें से 13 प्रश्न आप लोगों को कितने लोगों का सही हुआ है वो लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर दीजिएगा कि हमारा इतना सही हुआ है। तो आशा करते हैं आज के प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।